प्रीतम नगर राज्य में राजा जयसिंह अपनी पत्नी रानी सुनैना के साथ रहते थे। राजा जयसिंह और रानी सुनैना दोनों आपस में बेहद खुश थे। प्रजा में भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्रीतम नगर में चारों ओर खुशहाली थी। एक दिन, महाराज, शिकार पर जाने की सारी व्यवस्था कर दी गई है। महारानी सुनैना, बताइए फिर वन की सैर के लिए कब प्रस्थान करें? महाराज, मैं इस बार आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वैद्य जी को अभी बुलवा लेता हूँ। नहीं महाराज, अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं वैद्य जी को स्वयं बुला लूंगी। आप शिकार पर जाइए, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रानी सुनैना राजा जयसिंह को वन में भेज देती है। आखेट में तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। रानी सुनैना साथ होती तो समय आराम से व्यतीत हो जाता। वापस महल ही चला जाता हूँ। शाम भी होने वाली है। जैसे ही राजा जयसिंह वापस मुड़ने लगते हैं, अचानक उन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। लड़की राजा की ओर भागती हुई आती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू भागकर यहाँ आ गई। आज मेरे से विवाह करने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं तुम जैसे डाकू चोर से विवाह नहीं करूंगी। इस लड़की को हाथ भी मत लगाना। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? क्या यहाँ का राजा है जो इतने घमंड से बोल रहा है? सही पहचाना, मैं राजा जयसिंह हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इन बदमाशों को। राजा जयसिंह की सच्चाई जानकर बदमाश डर जाते हैं और माफी मांगते हैं। राजा जयसिंह तरस खाकर उन्हें माफ कर देता है और बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। वे लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम अपने घर जा सकती हो। अरे, अब तो वो लोग चले गए। तुम अब क्यों रो रही हो? महाराज, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए ये बदमाश मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। आप तो यहाँ से चले जाएंगे, पर कब तक आप मुझ पर नजर रखेंगे? कब तक बचाएंगे? आज ये बदमाश मेरे पीछे पड़ा है, कल कोई और पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। राजा जयसिंह ने मालिनी नाम की उस लड़की से उसी समय सैनिकों को आदेश देकर विवाह की व्यवस्था करके वन में ही विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात मालिनी राजा जयसिंह के साथ महल में आ गई। राजा जयसिंह ने रानी सुनैना को सारी बात बताई। अब विवाह हो चुका था तो रानी सुनैना क्या करती? सुनैना को मालिनी को दूसरी रानी के रूप में स्वीकार करना ही पड़ा। मालिनी के आ जाने के बाद राजा जयसिंह ने रानी सुनैना की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। वो हर समय मालिनी के कक्ष में ही रहते थे। राज्य और प्रजा के प्रति भी राजा जयसिंह लापरवाह हो गए थे। रानी सुनैना गर्भवती थी। ये बात जब रानी सुनैना को पता चली तो वो खुशी में राजा जयसिंह के पास पहुंची, पर राजा जयसिंह अपने कक्ष में नहीं थे। महारानी, महाराज महारानी मालिनी के साथ उद्यान में बैठे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी उद्यान में जाकर ही उन्हें ये खुशखबरी देती हूँ। वो जब ये बात सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। रानी सुनैना खुशी से राज बगीचे की ओर जाती है, पर महारानी सुनैना को देखकर मालिनी गुस्से में आ जाती है। महाराज, क्या महारानी सुनैना को इतना भी नहीं पता कि जब आप और मैं राज बगीचे में विश्राम कर रहे हैं तो इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए? मैं भी तो इनका समय नहीं लेती जब ये आपके साथ होती हैं। मुझे इनकी ये बात कतई पसंद नहीं आई। मालिनी, ऐसी बात नहीं है। मैं महाराज को एक खुशखबरी देना चाहती थी। क्या खुशखबरी सुनैना? बताओ, जिसके लिए तुम्हें यहाँ बगीचे तक आना पड़ा। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। अभी दाई माँ ने बताया मैं गर्भवती हूँ। क्या? मैं पिता बनने वाला हूँ? महारानी सुनैना, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजा जयसिंह को महारानी सुनैना के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते देख मालिनी ईर्ष्या से भर जाती है। महाराज तो रानी सुनैना के साथ इतने प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। अब कहीं महारानी के बच्चा पैदा हो गया तो सारा राजपाट भी छिन जाएगा और महाराज भी मेरे हाथों से निकल जाएंगे। मुझे जरूर कुछ करना होगा। मुझे इस सुनैना को राज्य से बाहर फेंकवाना ही होगा। मालिनी का स्वभाव बहुत चतुर था। वो रानी सुनैना को राज्य से भेजने की योजना बनाने लगी। कुछ समय बाद मालिनी गर्भवती हुई और उसे मौका मिल गया। महाराज, ये देखिए, रानी सुनैना मुझे ये जहर भरा दूध का गिलास पिलाने वाली थी। अचानक से बिल्ली आई और इस दूध को पिया और वो मर गई। महाराज, रानी सुनैना चाहती है कि मैं और मेरा बच्चा मर जाए। महाराज,
मालिनी झूठ बोल रही है। इसने तो मेरे से खुद ही दूध मांगा था और मैंने दूध गर्म करके दे दिया। मुझे नहीं पता महाराज इस दूध में जहर कैसे आया। ये जरूर मालिनी की कोई योजना है। महाराज, बहुत हो चुका। मेरी जान यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। आप इस सुनैना के साथ रहिए। मालिनी रुक जाओ, तुम्हें ये महल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम महारानी सुनैना को अभी और इसी वक्त अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। महाराज जयसिंह मालिनी की बातों में आकर रानी सुनैना को नगर से बाहर निकाल देते हैं। महारानी सुनैना रोती हुई वन में चली जाती है और वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। इधर मालिनी पूरे महल पर राज करती है। राजा जयसिंह को नशे की लत लग जाती है और वो मालिनी के प्रेम में मगन पूरे राजपाट को भूल जाते हैं। राजा जयसिंह की दोनों रानियों को पुत्र पैदा होता है। उधर महारानी सुनैना अपने बेटे चित्रसेन का वन में लालन पालन करती है। इधर मालिनी का बेटा महेंद्र महलों में पलने लगा। धीरे धीरे समय बीता और दोनों पुत्र जवान हो गए, पर महेंद्र बिल्कुल भी राज्य पर ध्यान नहीं देता था। राजा जयसिंह की उम्र हो चली थी। इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोसी देश ने प्रीतम नगर पर आक्रमण कर दिया। माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी ताकतवर सेना से अकेले लड़ सकूं। पिताजी महाराज ने कब से सेना पर ध्यान नहीं दिया। हमारे पास सेना में कुछ भी सैनिक नहीं बचे हैं। सब सेना को छोड़कर भाग चुके हैं। अब तो एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जाऊं। जल्दी से जल्दी जितनी भी संपत्ति है वो राज्य के खजाने से उड़ा लो। वैसे भी अब ये राज्य हमारे हाथ से छिन जाएगा और तुम्हारे पिता का कोई भरोसा नहीं कब वो स्वर्ग सिधार जाए। यहीं बीमार पड़ा रहने दो, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। मालिनी अपने पुत्र महेंद्र सिंह के साथ राज्य के खजाने का काफी हिस्सा चुराकर भाग जाती है। राजा जयसिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। महाराज, हमें लगता है अब हम पड़ोसी देश की सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें ये राज्य पड़ोसी देश के राजा महर सिंह को देना ही होगा। सेनापति भद्रसेन, कौन करेगा अब हमारी मदद? इस राज्य को कौन बचाएगा? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने राज्य की सुरक्षा नहीं की। मैं जिस रानी के प्रेम जाल में डूबकर अपने राज्य को छोड़ बैठा था, आज वही रानी अपने पुत्र को लेकर यहाँ से भाग गई। धिक्कार है मुझे अपने राजा होने पर। हे ईश्वर, मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? मेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं कि मैं अकेला इस युद्ध में लड़ सकूं। अभी राजा जयसिंह दुख में डूबा ही हुआ था कि तभी कुछ सैनिक आकर राजा को खुशखबरी देते हैं। महाराज, एक बहुत ही साहसी युवक घोड़े पर सवार कुछ और युवकों के साथ युद्ध में उतर गया है और वो दुश्मन सेना को धूल चटा रहा है। कौन है वो युवक और मेरी मदद क्यों कर रहा है? तभी महारानी सुनैना कक्ष में प्रवेश करती है। महाराज, वो युवक कोई और नहीं, आपका पुत्र चित्रसेन है। चित्रसेन राज्य को कुछ नहीं होने देगा। उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है और वो अपने राज्य को दुश्मन राज्य के हाथों में कभी नहीं जाने देगा। महारानी सुनैना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत सलूक किया और आज तुम सब कुछ भूलकर राज्य की सुरक्षा के लिए हमारे पुत्र के साथ लौट आई। राजा जयसिंह का पुत्र चित्रसेन दुश्मन राज्य की सेना को हरा देता है और प्रीतम नगर को जीत हासिल होती है। माँ, पिताश्री, हमारी जीत हुई। मेरा पुत्र, मेरा राजकुमार कितना बड़ा हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। चित्रसेन अपने पिता के गले लग जाता है। राजा जयसिंह को अपनी गलती का एहसास था। मालिनी और महेंद्र सिंह को जब सच्चाई पता चली तो वो वापस लौटे, पर राजा जयसिंह ने उन्हें राज्य में घुसने नहीं दिया। राजा जयसिंह महारानी सुनैना और अपने पुत्र चित्रसेन के साथ फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये इतनी तेज आवाज! ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा। मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते
आज तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी, तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती, वो सब वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है, और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई है। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं।
लाइए, हाथ दीजिए। आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया। बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है। मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है। आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है।